आज की वीडियो में हम बॉश के एंगल ग्राइंडर की कंप्लीट सर्विसिंग करेंगे। तो पहले तो हैंडल और गार्ड को खोल लेते हैं, तभी जाके एंगल ग्राइंडर को हम सर्विस कर पाएंगे। इस बार एंगल ग्राइंडर के बेरिंग्स भी चेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद बैक कवर का पेज खोलेंगे जिससे बैक कवर लगा रहता है। और आप देख सकते हैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा डस्टी हुई हुई है। ये करीब 2 साल बाद इस ग्राइंडर की सर्विसिंग करी है मैंने इस बार। आगे भी फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर से ही इसका हेड भी खुल जाएगा। आगे के स्क्रूज थोड़े टाइटली कसे हुए रहते हैं, तो इसलिए अच्छे से प्रेशर लगा के इन्हें घुमाएं ताकि स्क्रू ड्राइवर स्लिप ना करे, नहीं तो पेच डैमेज हो जाएंगे और फिर खोलने में आपको इन्हें दिक्कत आएगी। इस तरह से निकल जाएगा। और आप ये देख सकते हैं ग्रीस की कंडीशन अब भी ज़्यादा बुरी नहीं है। इसको निकालने के लिए पहले इसके बैक साइड से ब्रशेज़ आपको ढीले करने पड़ेंगे। ब्रशेज़ को रोकने के लिए स्पाइरल स्प्रिंग्स लगे हुए रहते हैं, तो इनको इस तरीके से साइड में कर लें। फिर ब्रशेस को थोड़ा सा पीछे खींच लेंगे तो आर्मेचर आराम से निकल जाएगा। इसके ब्रशेस जब आप बाहर खींच लें उसके बाद ही इसको खींचें। अगर एज इट इज़ आपने खींचने की कोशिश करी तो ब्रशेस टूट जाएंगे। ब्रशेस के सॉकेट्स भी निकाल के इनकी कंडीशन देख लेते हैं कि इन्हें रिप्लेस करना है कि नहीं। कार्बन की कंडीशन तो ठीक है, कहीं से भी झड़ा हुआ नहीं है या क्रैक्स नहीं है, लेकिन जो इनके पीछे ब्रेडेड वायर्स है ये उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसलिए मैं इन्हें बदल लूँगा बाद में। दूसरा ब्रश तो खैर काफ़ी घिसा हुआ है, तो वैसे तो मैं दोनों बदल ही लूँगा। ब्रशेस के जो स्पाइरल स्प्रिंग्स होते हैं वो भी इस तरीके से निकल जाएंगे। अब क्योंकि पूरे ग्राइंडर को मैं अच्छे से साफ़ करना चाहता हूँ तो एक एक कंपोनेंट को निकालना पड़ेगा। इस ग्राइंडर की पावर कॉर्ड भी डैमेज हुई हुई है, अंदर से उसमें तार टूटा हुआ है, तो उसको भी बदल लेंगे। एक पेज खोल के पावर कॉर्ड की जो क्लिप होती है जो कि इस पावर कॉर्ड को अपनी जगह पर रोके रखती है, ये निकल आएगी। और 2 स्क्रूज इसके स्विच में कसे रहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लीड्स को कनेक्ट करने के लिए, इनको भी खोल लें। लास्टली फील्ड कॉइल के जो केबल्स के कनेक्शंस होंगे वो निकाल लेंगे स्विच में से। इस ग्राइंडर का जो स्विच है वो भी ख़राब हो गया है क्योंकि 6 साल पुराना हो चुका है ये ग्राइंडर और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा गया है। और स्विच का जब इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हम कर लेते हैं, अंदर जो कॉपर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो घिस जाते हैं और उन पर कार्बन जमने लगता है। फील्ड कॉइल को निकालने से पहले इसकी केबल्स समझ लें। 2 केबल्स तो यहीं पर लिपटी हुई होती है, ये जो टर्मिनल्स हैं इन पे लगी हुई होती है 2 साइड पे, और 2 केबल्स यहाँ स्विच में इस तरीके से लगती है। फील्ड कॉइल को निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सिंपली ग्राइंडर की बॉडी को इस तरीके से आप मारेंगे किसी हार्ड सरफेस पे तो आराम से निकल आएगी। बस इनको निकालते में इस बात का ध्यान रखें जो इनकी केबल्स होती हैं वो कोई अटक ना रही हो। कभी आप ज़्यादा प्रेशर से फील्ड कॉइल्स को खींचें तो केबल्स जो लगी हुई होती है वो टूट सकती हैं और फिर पूरी फील्ड कॉइल ही बेकार हो जाएगी। उस तरह के हालात में आपको पूरी फील्ड कॉइल ही बदलनी पड़ेगी। अब सारे कंपोनेंट्स निकालने के बाद ब्रशेस के होल्डर्स भी खोल लेंगे। ये दोनों भी एक एक पेज से लगे रहते हैं, इस तरीके से निकल जाएंगे। दूसरा होल्डर भी इसी तरीके से निकल जाएगा। इसको मैं ऑफ द कैमरा कर लेता हूँ क्योंकि सेम चीज़ आपको क्या दिखानी। ग्राइंडर के जो स्विच का प्लास्टिक मैकेनिज्म होता है इस तरीके से निकल जाता है। बुरादे और लोहे के डस्ट के कारण ये थोड़ा सा टाइट चलने लगता है, इसलिए इसको भी खोल के ठीक से साफ़ करके मैं वापस लगाऊंगा। ग्राइंडर की बॉडी में 2 नुक्कों से स्विच लगा हुआ रहता है अपनी जगह पे, इनको ऊपर सरका के स्विच को बाहर निकाल लेंगे। फ़ैन काउल को निकालने के लिए तो आप ऐसे ही इसको स्लाइड कर लेंगे तो निकल जाएगा। और फ़ैन के आगे जो डक्ट होती है इसको निकालने के लिए 10 mm की गोटी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा टॉर्क पे वैसे नहीं होता है। ये इसका बेवल गियर है। डक्ट के साथ ही आगे का बेयरिंग और जो शिम होती है वो लगी रहती है। बेयरिंग के चारों तरफ एक ओरिंग भी लगा रहता है, ये बेयरिंग को हाउसिंग में सिक्योर रखता है। इस पार्ट का नाम इंटरमीडिएट रिंग है। गियर बॉक्स को एक्सेस करने के लिए आपको एक टॉर्क्स बिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। T20 साइज़ है इसका। इस स्क्रू ड्राइवर किट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गियर की कंडीशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि रेगुलरली ग्रेसिंग करी थी मैंने इसमें। अगर आपका ग्राइंडर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो हर साल इसकी ग्रीस को बदलना होता है। अगर कम इस्तेमाल होता है तो 2-3 साल में एक बार या फिर और भी लंबा इंटरवल में आप चेंज कर सकते हैं। जिन ग्राइंडर्स में ग्रीस नहीं होती ठीक से तो ये है ना घिसने लगता है। अगर इसके दांते कहीं भी बहुत ज़्यादा घिसे हुए आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ग्रीसिंग सही से नहीं हुई थी आपके ग्राइंडर में। ओवर ग्रीसिंग भी गलत होती है। अगर ओवर ग्रीसिंग कर रखी होती है तो ये जो फ़ैन होता है इसके ऊपर ग्रीस आने लगती है और वो बहुत ही गलत होता है। उसके कारण ग्राइंडर ओवर हीट कर जाता है क्योंकि फ़ैन के अंदर जब कचरा और ग्रीस मिक्स हो जाती है तो ये ठीक से कूलिंग नहीं कर पाता है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट लगी हुई है इसमें ग्रीस की। लास्ट टाइम मैंने ही इसकी सर्विसिंग करी थी लेकिन तब वीडियो नहीं बना पाया था मैं क्योंकि मुझे जल्दी थी। जो भी प्लास्टिक कंपोनेंट्स है उसको मैं सर्फ की मदद से साफ़ कर लूँगा ऑफ द कैमरा। इसको कोई खास दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जिन भी कंपोनेंट्स में ग्रीस लगी हुई है तो उनको तारपिन के तेल या डीजल की मदद से आप साफ़ कर सकते हैं।
फील्ड कॉइल्स और आर्मेचर को मैं अल्कोहल से साफ़ करना पसंद करता हूँ। वैसे तारपीन का तेल भी इसमें ठीक काम करता है। बस कॉइल्स पे ज़्यादा देर कोई भी सॉल्वेंट लगा ना रहने दे, जल्दी से सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करके कॉइल्स को सुखा ले। फील्ड कॉइल्स और आर्मेचर पे काफ़ी सारी ग्राइंडिंग डस्ट लगी रहती है। वैसे तो आर्मर्ड कॉइल्स हैं इसमें, लेकिन उसके बावजूद कुछ जगह से डैमेज हुई हुई है कॉइल, लेकिन अभी ठीक काम कर रही है तो इसलिए मैं इन्हीं को लगा लूँगा। इनकेस कभी ख़राब होगी काम के दौरान तो स्पेयर पार्ट्स मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं इसके लिए। अगर आप बेरिंग्स को रिप्लेस ना करें तो किसी भी तरह का सॉल्वेंट उन पर ना लगने दें, नहीं तो उनकी जो ग्रीसेस होती है वीक हो जाएगी और फिर वो बेरिंग्स भी किसी काम के नहीं रहेंगे। खैर ये बेरिंग्स ऑलरेडी ख़राब है और इनको मैं बाद में बदल लूँगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स को डीजल की मदद से अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने। इसके फ्लैंज की जो ओरिंग होती है इसको भी रिप्लेस कर लेना अच्छा रहता है। वैसे तो आराम से नहीं मिलती है बॉश के सर्विस सेंटर्स पे। आर्मेचर का जो बेरिंग है इसकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो रही है और इसमें साउंड आ रही है हल्की सी, तो इसको बदल लेंगे। बेरिंग ख़राब होने के कारण ओवर हीटिंग कर रहा था, जिससे ये पिघल चुका है। पुराने बेरिंग को निकालने के लिए कोई भी बेरिंग पुलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके जॉस थोड़े पतले हों और इसके खांचे में फिट हो जाए। तपारिया का एक छोटे साइज़ का बेरिंग पुलर भी मैंने मंगा लिया है इस काम के लिए। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों ही बेरिंग पुलर्स के जो जॉस थे इसके खांचे में फिट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए इसको घिस के मैंने बना लिया है। वैसे भी हर बेरिंग पुलर में 2 साइड्स होती हैं जॉस की, तो एक साइड को तो मैं हमेशा घिस ही लेता हूँ ताकि कम जगह जहाँ पर होती है बेरिंग के पीछे वहाँ पर वो काम आ जाए। बेरिंग के हीट के कारण इसका जो कवर होता है इसकी भी थोड़ा सा शेप ख़राब हो गई है। ये देख सकते हैं बीच में से कैसा हो गया है गर्मी के कारण, और ये लूज़ भी हो गया है। वैसे ये पूरा ठीक से लगा हुआ होता है। ग्राइंडर को रिपेयर करने से पहले ही आर्मेचर और फील्ड कॉइल को मैं ले आया था ताकि दिक्कत ना आए मुझे रिपेयरिंग के दौरान। ये नया वाला आर्मेचर है कंपैरिजन के लिए, और इस पर ये ठीक से लगा हुआ है। ये ऐसा होता है ओरिजिनली, फिर भी चल जाएगा ये, इसी को मैं लगा दूँगा। स्कॉच ब्राइट को हल्का सा गीला करके कम्यूटेटर को भी घिस के एकदम इकसार कर लेंगे ताकि ब्रशेस अच्छे से काम करें। किसी भी तरह का रेकमाल नहीं लगाना है इस पर, नहीं तो ब्रशेस बहुत जल्दी घिसेंगे। और अब आप देख सकते हैं कम्यूटेटर बिल्कुल इकसार हो चुका है, किसी भी तरह के कार्बन डिपॉजिट्स नहीं है इस पर। इसकी डस्ट कैप को चिपकाने के लिए मैं सुपर ग्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उम्मीद है ये ग्लू इसके टेम्परेचर्स को झेल लेगी। अगर नहीं भी झेल पाई तो मेरे पास ऑलरेडी एक आर्मेचर पड़ा है, उसको मैं बाद में लगा ही लूँगा इनकेस कोई भी दिक्कत आई तो। 6072Z और 6082Z दोनों बेरिंग्स इसमें लगेंगे आगे और पीछे। अभी मेरे पास SKF कंपनी के पड़े हैं बेरिंग्स, यही मैं लगा लूँगा। जिस भी शॉप से आपको जेन्युइन बेरिंग्स मिल जाए या डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाए तो अच्छी बात है। नए बेरिंग्स में इतना प्ले होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। बेरिंग लगाने से पहले शाफ्ट पे हल्की सी ग्रीस लगा लें ताकि बेरिंग आराम से स्लाइड कर जाए। बेरिंग को ठोकने के लिए आपको परफेक्ट साइज़ का सॉकेट लेना पड़ेगा जो कि सिर्फ इसके इनर रिंग को टच करे और जो डस्ट शील्ड है उसको बिल्कुल भी डैमेज ना करे, और बाहर की साइड बिल्कुल भी चोट नहीं पड़नी चाहिए बेरिंग पे, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। बेरिंग को आपको उतनी गहराई पे लगाना है जितना पहले वाला बेरिंग लगा हुआ था। अगर आपने बेरिंग को ज़्यादा गहरा अंदर बैठा दिया तो अगली बार बेरिंग निकालने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। अब बेरिंग के ऊपर की रबर की कैप भी लगा लेंगे। ये कैप इसको हाउसिंग में सिक्योरली फिट रखती है। जब भी बेरिंग ख़राब होकर ओवर हीट कर जाता है तो ये कैप भी ख़राब हो जाती है और ये बदलनी पड़ती है। एंगल ग्राइंडर के हेड में भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्ले आ चुका है। इसका जो नीडल बेरिंग है वो बदला जाएगा अंदर, और देखते हैं कि फ्लैंज का बेरिंग कितना ठीक रहता है कि नहीं। ग्राइंडर की शाफ्ट भी मैंने पहले ही लेके रख ली थी। इनकेस रोलर बेरिंग ज़्यादा घिसा हुआ हो और उसने शाफ्ट को भी ख़राब कर दिया हो तो ये बदलना पड़ेगा। HK0808 नंबर है नीडल बेरिंग का जो इस ग्राइंडर में लगा हुआ है। INA कंपनी का बेरिंग इसमें मैं लगाऊंगा। बस जो भी बेरिंग्स आप लें किसी अच्छी दुकान या डिस्ट्रीब्यूटर से लें ताकि जेन्युइन मिले आपको ये बेरिंग्स। SKF, INA, FAG ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सारे ही अच्छी क्वालिटी के बेरिंग्स बनाते हैं। पुराने बेरिंग की किनारी इस तरीके से तोड़ ले एक पेचकस की मदद से ताकि जो नीडल बेरिंग्स और केज इंस्टॉल्ड है वो निकल आए और आप बेरिंग को पुल करके निकाल पाएँ। केज और रोलर्स आराम से निकल आते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इसमें। बस आपको ये ध्यान रखना है जो इसकी एल्यूमिनियम की हाउसिंग है उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है, नहीं तो नया बेरिंग ठीक से नहीं फिट होगा उसमें और लूज़ रहेगा। इस काम को करने के लिए एक 8 mm का मैं बोल्ट ले रहा हूँ और एक मेटल वॉशर को आधा काट के इसके खांचे में फंसा दूंगा ताकि बेरिंग खींचते वक्त ये बोल्ट बाहर ना निकले। और साइड्स में भी कई सारी मेटल वॉशर्स डाल देंगे ताकि बेरिंग जब खींचे हम तो उसको जगह मिल जाए बाहर निकलने की। और बस सिंपली इस नट को कसते रहेंगे तो ये बेरिंग बाहर निकल आएगा। और आपने अगर अपने केस में एग्जैक्ट इसी तरीके से वॉशर्स को लगाया होगा तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको बेरिंग को निकालने में। कई सारे मैकेनिक्स बेरिंग को निकालने के लिए उसकी आउटर वॉल को पेचकस से झाड़ते हैं
जिसके कारण एल्यूमिनियम की जो हाउसिंग होती है अंदर वो भी डैमेज हो जाती है और काफ़ी गहरे स्क्रैचेस उसमें पड़ जाते हैं। और ये लीजिए बेरिंग पूरा आराम से निकल आया है बाहर। अब आप देख के समझ पा रहे होंगे कि बेरिंग को किस तरीके से वॉशर्स की मदद से निकाला है मैंने, और हाउसिंग को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करा है, किसी भी तरह के स्क्रैचेस नहीं पड़े इसमें पेचकस के कारण। बस इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए एग्जैक्ट साइज़ की वॉशर्स होनी चाहिए आपके पास। लोड के कारण वॉशर भी क्रैक कर गई है, आप देख सकते हैं। ये बॉश अपने पावर टूल्स में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बेरिंग्स तो नहीं लगा के देता, इसलिए अगर आप खुद अच्छी क्वालिटी के बेरिंग्स लगा लेंगे तो पावर टूल्स काफ़ी लंबे समय चल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। हाउसिंग में से बेरिंग निकालने के बाद इसको अच्छे से साफ़ कर ले, क्योंकि यही एक मौका है जब आप इसको ठीक से साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करने के लिए कोई ऐसा छोटा सा कपड़ा डाल के स्क्रू ड्राइवर से आप ऐसे हिलाएंगे तो ईजिली ग्रीस निकल जाएगी। लेकिन जो भी सॉल्वेंट आप यूज़ करें तो आपको वो सारा इसमें से निकालना पड़ेगा, नहीं तो जब आप ग्रीसिंग करेंगे तो वो ग्रीस को वीक करेगी। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये नॉर्मली टच होती है और किसी तरह का ग्रूव नहीं है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। जहाँ से गरारी टच करेगी वहाँ से थोड़ा बहुत ऐसे आपको देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि बाकी जो गियर है ये इस पर मैट लुक होती है। ये नया वाला मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका बिल्कुल सेम है भी, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है अभी तक। पिनियन गियर के साथ ही साथ रिंग गियर भी एक मैंने स्पेयर ले लिया था जब मैं बॉश के सर्विस सेंटर गया था, ताकि रिपेयर करने में इसको दिक्कत ना आए। रेगुलर ग्रीसिंग की वजह से ये जो गरारी है बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है अभी। जब ये घिस घिस के पतले होने लग जाते हैं ऊपर से तो आपको उससे पहले ही बदल लेना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर आपको नहीं पता चला तो फिर बदल लेना। और ये वाला जो बेरिंग है इसकी कंडीशन अभी सही है, ये ऐसे इसमें प्लेस ज़्यादा नहीं है। मैं फिर भी ले आया था क्योंकि वैसे सेट में बदला जाता है बेरिंग। अगर अंदर का नीडल बेरिंग ख़राब है तो काफ़ी हद तक यही संभावना होगी कि ये वाला बेरिंग भी ख़राब होगा। ये पूरा ही किट आती है इसकी, तो इसमें बेरिंग लगा हुआ आप देख सकते हैं। 6201 2RS बेरिंग है। इसी के साथ फ्लैंज की ओरिंग भी मिल जाती है। एक ये यहाँ की शील्ड आती है, इस तरीके से लगती है। ये जो मार्किंग है ऊपर होनी चाहिए जब आप इसमें लगाएं। ये इसकी शाफ्ट है, पार्ट नंबर में देख लीजिए, ये वाली स्पिंडल कह दीजिए, शाफ्ट कह दीजिए। इस तरीके से ठोक ठोक के लगानी पड़ेगी आपको, प्रेसिंग मशीन हो तो थोड़ा सा आसान रहता है। पीछे गरारी लग जाती है इसमें। तो सेम ये ऑलरेडी फिट है, पुरानी है मेरी, तो इसको निकालने के लिए जॉ वाला बेरिंग पुलर काम नहीं करता। एक दूसरा बेरिंग सेपरेटर आता है, वो शीट सी होती है, ऐसे टाइट कर दे रहते हैं और ठोक ठोक के निकाल देते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, और वैसे भी ठीक कंडीशन में अननेसेसरी से निकाल के वापस नहीं लगाना चाहता मैं। कभी इन फ्यूचर मुझे इसको बदलना पड़ा तो फिर ज़रूर मैं आपको वो दिखाऊंगा वीडियो में। क्योंकि होता क्या है कि कई बार ये गरारी ठीक कंडीशन में होती है, तो जब फ्लैंज का जो बेरिंग होता है आप वो बदलेंगे, रॉड रीयूज़ करेंगे आप और ये गरारी रीयूज़ करेंगे। अगर आप वो टूल नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपली क्या कर सकते हैं, ये किट ले लीजिए इसकी, जो फ्लैंज का बेरिंग होगा, एक शाफ्ट ले सकते हैं और एक गरारी ले सकते हैं, और सारी चीज़ों को आप एक साथ ही खुद ही बिना स्पेशल टूल्स किट लगा तो सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए टूल्स चाहिए। तो इससे होगा क्या कि आपको टूल्स में पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, और वैसे भी जब तक इसका ये बेरिंग जब ख़राब हो ही जाता है ना, गरारी पे भी हल्के हल्के इस पर आपको दिख जाएगा, कमी आने लगेगी, क्योंकि जो इसका बेरिंग में ज़्यादा एक्सेसिव प्ले हो जाता है तो गरारी भी डैमेज हो जाती, काफ़ी हद तक मैंने यही देखा है। और अगर नीडल रोलर बेरिंग्स भी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, प्ले ज़्यादा आ गया है, तो ये जो शाफ्ट होती है ये भी घिस जाती है, आप देख सकते हैं। ये तो मैंने बिल्कुल ऑन टाइम बदल लिया। इसके शाफ्ट के थिकनेस भी मैंने कैलिपर से नाप लिया, और इसमें किसी भी तरह के मुझे गहरे ग्रूव्स नहीं मिल रहे, और यही सेम शाफ्ट हम रीयूज़ कर सकते हैं नए नीडल बेरिंग के साथ। हमेशा जब भी आप बेरिंग लगाएं किसी भी मशीनरी में, आपको ये ध्यान रखना है कि बेरिंग का जो नाम नंबर है ये सब ऊपर आना चाहिए, ताकि जो भी नेक्स्ट टाइम रिपेयर करे वो इजीली देख के बदल पाए। अब क्योंकि बेरिंग का आउटर रेस हाउसिंग में मेटिंग सरफेस में लगेगा, तो इसलिए आउटर सरफेस को ठोकना है हमें। अगर बेरिंग की इनर रेस कहीं शाफ्ट पे लग रही होती तो बेरिंग के इनर रेस पे ही ठोक के हम लगाते। और आप देख सकते हैं बेरिंग बढ़िया तरीके से लग गया है, बिल्कुल फ्लश होना चाहिए, ये इसकी किनारे के बिल्कुल बराबर आना चाहिए बेरिंग। अब चेक करके भी देख लेते हैं कि कितना प्ले है इसके अंदर। ऐसे बिल्कुल भी प्ले मुझे महसूस नहीं हो रहा है, पहले ऐसे बहुत बारीक सा प्ले आ चुका था। एक एक कंपोनेंट को अच्छे से साफ़ कर लिया, अब इसे असेंबल करते हैं और इनको देख भी लेते हैं। तो ये फील्ड कॉइल अभी ठीक कंडीशन में वैसे, लेकिन एक बारीकी मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये आगे से देख सकते हैं, थोड़ी सी इसकी जो कॉपर की वायर है ये निकल रही है। हुआ क्या था, लास्ट टाइम जब मैंने इसकी सर्विसिंग करी थी, जो वायर ब्रश होता है उसका छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर पड़ा मिला था मुझे मोटर के अंदर, बल्कि इस पर कॉपर भी एक्सपोज हो चुका है, इंसुलेशन डैमेज हो चुकी है, और मैंने इसको मल्टीमीटर से चेक करा था तो यह कंटिन्यूटी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ठीक काम कर रही है कॉइल।
तो इसलिए मैं इसे वापस फिट कर दूंगा। क्योंकि जो फील्ड कॉइल इस ग्राइंडर में लगी हुई है वो कभी भी ख़राब हो सकती है, इस कारण से मैंने एक स्पेयर ऑलरेडी लेके रख ली थी ताकि काम बीच में ना रुके। और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। थोड़ा सा आपको फ़र्क दिख रहा होगा इसके इंसुलेशन के कलर में और इसमें, क्योंकि वक्त के साथ पुरानी होकर हीट होकर थोड़ा सा ये वीक होने लगती है। ये काम बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपोज्ड है, तो इन केस इस पर दोबारा कुछ टकराता है, छोटी मोटी कंकड़ी रेत कुछ भी अगर इस पर लगेगा, धीरे धीरे करके हो सकता है ये ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैंने स्पेयर रखी हुई इस तरीके से लगी हुई होती है। पुरानी और नई कॉइल्स का रेसिस्टेंस भी मैंने नाप के चेक कर लिया और ये अभी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको रेसिस्टेंस में ज़्यादा फ़र्क मिले अपने ग्राइंडर में तो इनको बदल लें। हाउसिंग पूरी अंदर से साफ़ कर ली है मैंने। कॉइल लगाने से पहले इसके स्विचिंग मैकेनिज़्म को इंस्टॉल कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद अब बहुत स्मूथली काम कर रहा है ये। वायर्स को ठीक से राउट कर लें पहले, नहीं तो बाद में आप इसे नहीं कर पाएंगे एक बार कॉइल्स इंस्टॉल हो गई तो। दोनों कॉइल्स आपस में इस तरीके से फंस जाती है, तो इनको मैच करके बस ऐसे दबाएंगे तो लग जाएगी अपनी जगह। और ये बिल्कुल सही लग गई है। इसका स्विच ख़राब हो गया था, तो इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि कभी कभार जैसे इसको दबाते थे तो ग्राइंडर अपनी फुल स्पीड पे नहीं चलता था, एक तरह से रेगुलेटर का काम करता था। बेसिकली इसके अंदर जब भी कार्बन जमा हो जाता है तो ये प्रॉपर करंट नहीं देता है ग्राइंडर को, तो इसलिए अगर आरपीएम्स कम मिल रही है आपको, थोड़ा सा स्पीड कम ज़्यादा हो रही है स्विच की वजह से, तो इसको बदल ले। स्विच भी मेरे पास रखा था एक, MRP तो इस पर 277 लिखा है, लेकिन 164 का मुझे मिला है सर्विस सेंटर से रिसेंटली। बॉश ने अपने जो बेसिक स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनके रेट्स कम करें ताकि टूल्स की सर्विसिंग थोड़ी सी अफोर्डेबल हो पाए। नया वाला स्विच रेड कलर का है, ज़्यादा हॉर्स पावर देगा ये। मैं मजाक कर रहा था, इस बात को सीरियसली मत लेना। खैर सारे पार्ट नंबर सेम है और आप भी नोट कर सकते हैं ख़रीदने के लिए। जिस तरीके से इसे निकाला था वैसे ही वापस लगा लेंगे इसे। नुक्के इसको फंसा लेंगे अपने आप में और ये बाहर नहीं निकलेगा बिना निकाले। ब्रश होल्डर्स को साफ़ करके भी वापस लगा लेंगे। एक पेज से कसे रहते हैं ये, इसके लिए थोड़े से छोटे साइज़ की बिट इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको पेचकस में। और इसकी वायरिंग सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, तो इसको भी समझ लो। ये स्विच पीछे से आपको मेन वोल्टेज देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो सप्लाई देगा इसको लेने के लिए, एक कॉइल की वायर इस वाले स्विच पे लगेगी, ये वाली कॉइल देख सकते हैं। फिर इससे निकल के एक ब्रश में जाएगी, तो इस ब्रश से निकल के इस ब्रश में आएगा, क्योंकि आर्मेचर के बीच से करंट घूम के इसमें वापस आएगा। फिर उसके बाद ये जो वायर है इस वाले होल्डर में अटैच होगी और फिर कॉइल से करंट निकल के फाइनली ये दूसरे स्विच पे लगेगा। यूनिवर्सल मोटर में इसी तरीके से होता है। फील्ड कॉइल की जो वायरिंग होती है इस तरीके से राउट कर लें। जब मैंने नया ग्राइंडर लिया था तब भी ठीक से इन्होंने राउटिंग नहीं कर रखी थी, तो ये हाउसिंग में जो ये खांचे बने हुए होते हैं ये इसीलिए होते हैं ताकि वायरिंग वाइब्रेशन से लूज़ ना हो। फील्ड कॉइल की वायरिंग के लिए अच्छा रहता है इस तरीके से लगाना, और देख सकते हैं ठीक से मैंने लगा दिया। ब्रशेस के स्पायरल स्प्रिंग्स को भी वापस लगा लेंगे ब्रश होल्डर में। इस ग्राइंडर के जो पावर कॉर्ड है इसकी भी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो रही है। एक आध बार ग्राइंडर पे वायर ब्रश लगा था और ये उछल गया था, जिसके कारण इसकी कॉर्ड पे जगह जगह स्क्रैचेस पड़े हुए हैं और जड़ में से ये थोड़ी सी टूट भी रही है। कभी कभार ऐसा मैंने देखा था कि ये जब ऐसे बेंड ज़्यादा कर देता था तो ग्राइंडर ऑन ही नहीं होता था, तो थोड़ा सा इसमें यहाँ पर ब्रेकेज भी आ गई। मैं इसमें इस पार्ट नंबर की पावर कॉर्ड लगा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप लगाएं तो ये वाली पावर कॉर्ड लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो ये सस्ती आती है, 114 रुपये की मिल गई थी मुझे, और इसका पार्ट नंबर आप ये नोट कर सकते हैं। 3 मीटर लेंथ होती है इसकी और ये करीब 2.5 मीटर है। ओरिजिनली जो इसके साथ लग के आती है ये भी 2.5 मीटर के आसपास ही होती है, लेकिन इसके प्लग का डिज़ाइन का थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके साथ लग के आया था वो वाला है, ये प्लग वो है जो मैं अभी इसमें लगा रहा हूँ। ये थोड़ा सा महंगी ग्राइंडर में लग के आती है, और ये वो है जो आगे के लिए एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है मेरे पास। इसकी हाउसिंग में डाल लें पावर कॉर्ड को। पावर कॉर्ड पे स्ट्रेस रिलीफ ग्रोमेट लगाना ना भूलें, इसके बिना नहीं तो पावर कॉर्ड जल्दी टूट जाएगी चलाते वक्त। और इस कॉर्ड को रोकने के लिए जो मेटल का पार्ट हमने पहले निकाला था उसी को वापस लगा के इसका पेच कस लेंगे। ये पावर कॉर्ड को अपनी जगह पे रोके रखता है। स्विच में पावर कॉर्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव केबल्स को भी वापस कस लें। अगर आपके पावर कॉर्ड की जो केबल्स हैं उसके एंड्स में फेरुल्स क्रिम्प होके नहीं आए हैं तो आपको खुद मैनुअली क्रिम्प करके उन्हें लगाना पड़ेगा, नहीं तो केबल पेच कसते वक्त छिल जाएगी
और उसके कारण स्पार्किंग हो सकती है कॉन्टैक्ट्स पे। बाकी पार्ट्स भी वापस लगा लेंगे। आर्मेचर इस तरीके से अंदर बैठा के देख लेंगे पहले। आगे 608 नंबर का बेरिंग लग रहा है और इसको बदलना काफ़ी आसान होता है। एसकेएफ का जेन्युइन बेरिंग कुछ इस तरीके से दिखता है। अपने बेरिंग से मिला के चेक कर लें इनकेस आपको शक हो। आर्मेचर पे बेरिंग लगाने के बाद इसकी मेटल की शिम इस तरीके से लगा लेंगे। ये वॉशर एक तरह से डस्ट रोकने का काम करती है। और फिर उसके बाद पिनियन गेयर लगा के इसका नट कस लेंगे। इस नट को टाइट करने के लिए आपको आर्मेचर को पकड़ के फिर कसना पड़ेगा। इसलिए पहले आर्मेचर को टेम्परेरीली अंदर रख के देखा था, अब परमानेंटली फिट कर देंगे इसे। नए ब्रशेस भी लगा देंगे इसमें। पुराने वाले काफ़ी ज़्यादा घिस चुके थे और उनकी जो कॉपर की ब्रेडेड केबल होती है पीछे, वो भी अच्छी कंडीशन में नहीं थी ज़्यादा। ब्रशेस सिंपली होल्डर के अंदर आराम से चले जाने चाहिए। अगर होल्डर डैमेज हुए हुए हैं तो आपको वो भी बदलने पड़ेंगे। कई बार जब आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट होता है तो ब्रश के जो होल्डर्स होते हैं वो तक डैमेज हो जाते हैं। वैसे तो उस केस में नया ग्राइंडर लेना आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि सिंपली उसमें रिपेयर करने के लिए कुछ खास ज़्यादा बचता नहीं है और काफ़ी सारे पार्ट्स को बदलना पड़ेगा, जिससे रिपेयर की जो कीमत होती है काफ़ी ज़्यादा बैठती है और उतने में तो नया ग्राइंडर ही आ जाता है। आर्मेचर के एक कॉइल का रेसिस्टेंस भी मैंने चेक कर लिया है और कोई भी खास मुझे वेरिएशन नहीं मिला मल्टीमीटर से चेक करने पे। इनकेस किसी भी कॉइल्स में आपको ज़्यादा रेसिस्टेंस का फ़र्क मिले तो आर्मेचर बदल दे बिना सोचे। गियर हाउसिंग में रबर रिंग भी लगा लेंगे। पुराना वाला थोड़ा सा लूज़ हो गया था, जिसके कारण बेरिंग उतना सही से फिट नहीं बैठ रहा था गियर हाउसिंग में। कई लोग साइकिल की ट्यूब काट के लगाते हैं इसकी जगह, वो जुगाड़ अच्छा नहीं है और लॉन्ग टर्म में सही काम नहीं करता है। तो इसलिए प्रॉपर स्पेयर पार्ट कंपनी का लेके ही लगाएं, क्योंकि ये जेन्युइन ओरिंग सिलिकॉन का बना होता है। साइकिल की ट्यूब ब्यूटिल रबर की होती है और वो ज़्यादा हीट पे सही काम नहीं करती है। एक बहुत ही बड़ी गलती जो मैं लोगों को करते देखता हूँ जब वो ग्राइंडर रिपेयर करते हैं, वो ये कि कोई भी उनके हाथ में जो भी ग्रीस आती है वही ये इसमें लगा देते हैं। और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो इसकी लोड की रिक्वायरमेंट है कोई भी आम ग्रीस नहीं झेल पाएगी। तो इसलिए बॉश की ये ग्रीस आती है, ये पार्ट नंबर है इसका, और यही ग्रीस आपको इस ग्राइंडर के अंदर यूज़ करनी है। कोई भी और ग्रीस आप लगाओगे काफ़ी जल्दी जो ग्राइंडर है नॉइस होने लगेगा और साथ में जो इसके रोलर बेयरिंग्स हैं और ये जो इसकी गरारी है कटने लग जाएगी। इस तरह की ट्यूब आती है ये, एक बार आप ले लोगे तो कई बार आप इससे सर्विसिंग कर सकते हो अपने ग्राइंडर की। ग्रीस की अमाउंट बिल्कुल परफेक्टली आपको लगानी है। अगर आप कम डालेंगे तो गरारी कट जाएगी और अगर बहुत ज़्यादा ग्रीस आपने डाल दी तो जो ग्राइंडर है वो फूक सकता है, क्योंकि उसके पंखे की तरफ ग्रीस बह के चली जाएगी, जिसके कारण वो सही से कूलिंग नहीं कर पाएगा। इसकी शिम भी मैं इंस्टॉल कर लूँगा। इसमें ये खांचा बना हुआ है छोटा सा, तो ये इस तरीके से लग के आया था। आपके में जिस तरीके से लग के आप उस तरीके से कर लीजिए। इसकी गरारी की कंडीशन में बिल्कुल बढ़िया है, परफेक्ट है। ये बहुत माइनर प्ले चलता है और बेरिंग चलाने में स्मूथ है। फ्लैंज का ओरिंग वापस बैठा लेंगे, क्लीन करने के लिए मैंने निकाला था। अगर ग्राइंडर के हेड से ग्रीस की लीकेज दिखती है आपको तो इस ओरिंग को बदल लें, पुराना होकर पतला हो जाता है, जिसके कारण सही से सीलिंग नहीं कर पाता। फ्लैंज को वापस गियर बॉक्स में बैठा लेंगे। इसके पेच कसने से पहले मैंने गियर इंस्टॉल करके घुमा के देखा और इसमें आप देख सकते हैं ग्रीस की अमाउंट बिल्कुल परफेक्ट है। इतनी जगह यहाँ पर खाली ज़रूर रहनी चाहिए, अपने आप गोल गोल घूम के वो आती रहेगी। थोड़ा सा एयर स्पेस इसमें रहे तो अच्छा रहता है, लेकिन ज़्यादा खाली करोगे तो गरारी कट जाएगी। तो बहुत एक्यूरेटली इसको आपको डालना पड़ेगा। और अब सारे पेचों को वापस कस लेंगे जैसे हमने खोला था। बस क्रॉस थ्रेडिंग ना होने दे किसी भी स्क्रू को। एक ग्राइंडर को कम्प्लीटली सर्विस करने का यही तरीका होता है और पिछले 6 साल से इस ग्राइंडर का काफ़ी अच्छा खासा इस्तेमाल करा है मैंने। सारे काम में मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो वीडियो सारी देखने को मिल ही जाती है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।